Welcome to our channel Study Physical Education. It is more than just playing games. आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जो डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स को बढ़ावा देती हैं। इनमें शामिल हैं स्पेशल ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स और डेफलिम्पिक्स। सबसे पहले पैरालंपिक्स के बारे में बात करते हैं। पैरालंपिक्स एक बड़ा इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जिसमें अलग अलग डिसेबिलिटीज वाले एथलीट्स कॉम्पीट करते हैं, जैसे इम्पेयर्ड मसल पावर, लिम्ब डेफिशिएंसी, विजन इम्पेयरमेंट और इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट। इन खेलों को इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी (IPC) गवर्न करती है और ये ओलंपिक गेम्स के साथ साथ होते हैं। इनमें एथलीट्स की डिसेबिलिटीज के हिसाब से कई कैटेगरीज होती हैं। इन कैटेगरीज को 10 इम्पेयरमेंट टाइप्स में बांटा गया है, जैसे इम्पेयर्ड मसल पावर, लिम्ब डेफिशिएंसी, लेग लेंथ डिफरेंस, शॉर्ट स्टैचर, विजन इम्पेयरमेंट और इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट। पैरालंपिक गेम्स एथलीट्स के करियर का पिनाकल होते हैं और दूसरों को भी इन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करते हैं। ये गेम्स सोसाइटी की सोच को बदलने और एक लास्टिंग लेगेसी छोड़ने का काम करते हैं। पैरालंपिक्स का इतिहास। पहले पैरालंपिक गेम्स 1960 में रोम, इटली में हुए थे, जिनमें 23 देशों के 400 एथलीट्स ने 13 स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया था। तब से ये गेम्स हर 4 साल में ओलंपिक गेम्स के साथ ही होते हैं। शुरू में इन्हें पैरेलल ओलंपिक्स कहा जाता था और इन्हें डॉक्टर लुडविग गटमैन ने ऑर्गेनाइज किया था। वे वर्ल्ड वॉर 2 में इंजर्ड सोल्जर्स के साथ काम करते थे। शुरू में इन खेलों में सिर्फ व्हीलचेयर स्पोर्ट्स थे, लेकिन समय के साथ इसमें और भी स्पोर्ट्स और डिसेबिलिटीज को शामिल किया गया। 1988 में सेउल, साउथ कोरिया में पहली बार पैरालंपिक गेम्स ओलंपिक गेम्स के साथ हुए, जो इस मूवमेंट के लिए एक बड़ा माइलस्टोन था। साल दर साल पैरालंपिक्स की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। 2024 में पेरिस पैरालंपिक्स में 170 देशों के 4,463 एथलीट्स ने 22 स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया। हाल के सालों में पैरालंपिक्स डिसेबिलिटी राइट्स और इंक्लूजन को बढ़ावा देने का प्लेटफॉर्म भी बन गया है। पैरालंपिक गेम्स आज दुनिया भर में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए इंस्पिरेशन और परसेवरेंस का सिंबल बन गए हैं। पैरालंपिक्स की कैटेगरीज। पैरालंपिक गेम्स में एथलीट्स को उनकी इम्पेयरमेंट के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में ग्रुप किया जाता है। इससे फेयर कंपटीशन और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। हर स्पोर्ट के लिए कैटेगरीज अलग होती हैं। पैरालंपिक्स में मुख्य डिसेबिलिटी कैटेगरीज हैं। इसमें सबसे पहली कैटेगरी है इम्पेयर्ड मसल पावर। इस कैटेगरी में वे लोग आते हैं जिनकी मसल्स कमजोर हो या काम न करें, जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, पोलियो आदि की वजह से होता है। नेक्स्ट कैटेगरी इज इम्पेयर्ड पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट। इस कैटेगरी में वे लोग आते हैं जिनकी किसी जॉइंट की मूवमेंट लिमिटेड हो जाए, जैसे स्टिफनेस या कॉन्ट्रैक्चर की वजह से होता है। नेक्स्ट कैटेगरी इज लिम्ब डेफिशिएंसी। इस कैटेगरी में वे लोग आते हैं जिनका कोई हाथ या पैर जन्म से न हो या फिर एक्सीडेंट सर्जरी से एम्पुटेटेड हो। नेक्स्ट कैटेगरी इज लेग लेंथ डिफरेंस। इस कैटेगरी में वे लोग आते हैं जिनके दोनों पैरों की लंबाई में बड़ा फर्क हो और इससे चलने या दौड़ने में दिक्कत आए। नेक्स्ट कैटेगरी इज शॉर्ट स्टैचर। इस कैटेगरी में वे लोग आते हैं जिनकी हाइट कम होती है, जैसे ड्वार्फिज्म में होता है। नेक्स्ट कैटेगरी इज हाइपरटोनिया। इस कैटेगरी में वे लोग आते हैं जिनके मसल्स बहुत टाइट रहते हैं, जैसे सेरिब्रल पॉल्जी, ब्रेन इंजरी या स्ट्रोक में होता है। नेक्स्ट कैटेगरी इज अटैक्सिया। इस कैटेगरी में वे लोग आते हैं जिनकी बॉडी मूवमेंट्स अनकोऑर्डिनेटेड हो, बैलेंस और कंट्रोल ठीक से न हो। नेक्स्ट कैटेगरी इज एथेटोसिस। इस कैटेगरी में वे लोग आते हैं जिनकी इनवॉलंटरी यानी बिना कंट्रोल के मूवमेंट्स होती है, जैसा कि अक्सर सेरिब्रल पॉल्जी पेशेंट्स में होता है। नेक्स्ट कैटेगरी इज विजन इम्पेयरमेंट। इस कैटेगरी में वे लोग आते हैं जिनमें कमजोर नजर से लेकर पूरी तरह ब्लाइंडनेस तक होती है। इसमें विजुअल अक्यूटी या विजुअल फील्ड दोनों इम्पेयर हो सकते हैं। एंड लास्ट कैटेगरी इज इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट। इस कैटेगरी में वे लोग आते हैं जिनकी लर्निंग, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी एबिलिटीज पर असर होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हर स्पोर्ट का अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है। एथलेटिक्स यानी ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में ट्रैक को T कोड से और फील्ड को F कोड से दिखाया जाता है। स्विमिंग की क्लासिफिकेशन में फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई,
बैकस्ट्रोक को एस कोड से, ब्रेस्टस्ट्रोक को एसबी कोड से और मेडली को एसएम कोड से दिखाया जाता है। अब हम स्पेशल ओलंपिक्स के बारे में बात करते हैं। स्पेशल ओलंपिक्स इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वाले बच्चों और बड़ों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है। यह 172 देशों में 5 मिलियन से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स को साल भर ट्रेनिंग और एक्टिविटीज करवाता है। हर रोज दुनिया भर में 1 लाख से ज्यादा स्पेशल ओलंपिक्स इवेंट्स होते हैं। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी की तरह स्पेशल ओलंपिक्स को भी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने रिकॉग्नाइज किया है। लेकिन पैरालंपिक्स के उलट स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स ओलंपिक गेम्स के साथ या उसी साल नहीं होते। पहले स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स 20 जुलाई 1968 को शिकागो, इलिनॉइस में हुए थे, जिनमें यूएस और कनाडा से लगभग 1000 एथलीट्स ने हिस्सा लिया था। इन खेलों में यूनिस केनेडी श्राइवर ने स्पेशल ओलंपिक्स ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा की थी। 2003 में पहली बार डुबलिन, आयरलैंड में यूएस के बाहर स्पेशल ओलंपिक्स समर गेम्स हुए थे, जिसमें 150 देशों से 7000 एथलीट्स आए थे। अब हम स्पेशल ओलंपिक्स में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की कैटेगरीज को समझते हैं। स्पेशल ओलंपिक्स में एथलीट ग्रुपिंग सिस्टम पैरालंपिक से अलग है। यहाँ एथलीट्स को उनकी एबिलिटी और स्किल लेवल के आधार पर ग्रुप किया जाता है, न कि सिर्फ मेडिकल इम्पेयरमेंट पर। जनरल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सभी एथलीट्स को स्पेशल ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होना जरूरी है। इसका मतलब है IQ लगभग 70, 75 या उससे कम होना चाहिए। एडेप्टिव स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन, सेल्फ केयर, सोशल बिहेवियर में लिमिटेशंस होना और डिसेबिलिटी का ऑनसेट चाइल्डहुड यानी 18 वर्ष से पहले होना चाहिए। एसोसिएटेड कंडीशंस यानी संबंधित विकार, कई एथलीट्स के पास इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ साथ अन्य डेवलपमेंटल कंडीशंस भी हो सकती हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और फ्रैजाइल एक्स सिंड्रोम। लेकिन पार्टिसिपेशन का आधार हमेशा इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट ही रहेगा। एज ग्रुप्स के आधार पर कैटेगरीज, स्पेशल ओलंपिक्स एथलीट्स को उनकी उम्र के अनुसार भी क्लासिफाई करता है ताकि कंपटीशन फेयर हो। These categories are चिल्ड्रन 8 से 11 साल, यूथ 12 से 15 साल और अडल्ट्स 16 साल और उससे ऊपर। डिविजनिंग सिस्टम, स्पेशल ओलंपिक्स की सबसे अनोखी बात है डिविजनिंग सिस्टम। यहाँ एथलीट्स को उनकी एबिलिटी और स्किल लेवल के आधार पर ग्रुप किया जाता है, जिसे डिविजनिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 मीटर्स रेस में 30 एथलीट्स हैं, तो उन्हें हीट्स में बांटा जाएगा ताकि हर ग्रुप में एथलीट्स की एबिलिटी लगभग समान हो। इस तरह हर एथलीट को फेयर कंपटीशन का मौका मिलता है। स्पेशल ओलंपिक्स के प्रोग्राम्स और सर्विसेज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के लोगों को सपोर्ट करते हैं। इनमें शामिल हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और कंपटीशन, हेल्थ और वेलनेस प्रोग्राम्स, एजुकेशन और लीडरशिप डेवलपमेंट, फैमिली सपोर्ट सर्विसेज, एडवोकेसी और अवेयरनेस कैंपेन्स। स्पेशल ओलंपिक्स भारत का मानना है कि युवाओं को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वाले लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने और एक मोर एक्सेप्टिंग, रिस्पेक्टफुल और इंटेलिजेंट कम्युनिटी बनाने के लिए काम करना चाहिए। स्पेशल ओलंपिक भारत टॉर्च रन एक एनुअल इवेंट है जो लोगों को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के बारे में और स्पेशल ओलंपिक्स मूवमेंट के बारे में बताता है। अब हम डेफलिम्पिक्स के बारे में बात करते हैं। डेफलिम्पिक्स को डेफलिम्पियाड भी कहते हैं। ये IOC सैंक्शनड एलीट मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स हैं, जिनमें डेफ एथलीट्स कॉम्पीट करते हैं। खास बात यह है कि एथलीट्स को साउंड्स जैसे स्टार्टिंग पिस्टल्स, बुलहॉर्न कमांड्स या रेफरी व्हिसल्स से गाइड नहीं किया जाता। इन खेलों को इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ ऑर्गेनाइज करती है। पहला डेफलिम्पिक्स 1924 में पेरिस में हुआ था और यह स्पेशल नीड्स वाले लोगों के लिए पहला स्पोर्टिंग इवेंट था। 1924 से 1965 तक इसे इंटरनेशनल गेम्स फॉर द डेफ, ऑल्सो रेफर्ड टू एज इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स, कहा जाता था। 1966 से 1999 तक इसे वर्ल्ड गेम्स फॉर द डेफ, ऑल्सो रेफर्ड टू एज वर्ल्ड साइलेंट गेम्स, कहा जाने लगा। 2001 से इस नाम डेफलिम्पिक्स है। समर डेफलिम्पिक्स हर 4 साल में होते हैं और ये ओलंपिक गेम्स के बाद सबसे पुराना मल्टी स्पोर्ट इवेंट है। ब्राजील 2022 में हुए 24वें समर डेफलिम्पिक्स में 100 से ज्यादा देशों के 4500 एथलीट्स ने हिस्सा लिया था।
डेफलिम्पिक्स की सबसे बड़ी पहचान यह है कि इसे पूरी तरह से डेफ कम्युनिटी के मेंबर्स ही ऑर्गेनाइज और रन करते हैं। ICSD यानी इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ बोर्ड और एग्जीक्यूटिव बॉडीज में सिर्फ डेफ लोग ही सर्व कर सकते हैं। 1924 में 9 देशों के 148 एथलीट्स से शुरू हुए ये गेम्स आज 116 नेशनल फेडरेशंस तक पहुंच गए हैं। डेफलिम्पिक्स के भीतर डेफनेस की डिग्री या खेले जा रहे स्पोर्ट्स के टाइप के आधार पर कोई अन्य क्लासिफिकेशन कैटेगरीज नहीं है। सभी एलिजिबल एथलीट्स केवल अपने एथलेटिक परफॉर्मेंस के आधार पर एक दूसरे के खिलाफ कॉम्पीट करते हैं। डेफलिम्पिक्स में वही एथलीट्स भाग ले सकते हैं जिनकी दोनों कानों में हियरिंग लॉस कम से कम 55 डेसिबल्स या उससे ज्यादा हो। यहाँ हियरिंग एड्स या कॉक्लियर इम्प्लांट्स का यूज कंपटीशन के दौरान अलाउड नहीं होता। पैरालंपिक्स या स्पेशल ओलंपिक्स से अलग यहाँ क्लासिफिकेशन इम्पेयरमेंट पर नहीं बल्कि कम्युनिकेशन मेथड पर आधारित है। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। स्पोर्ट्स में अगर फेयरनेस ना हो तो एथलीट्स अपनी असली एबिलिटी कैसे दिखाएंगे? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन और डिविजनिंग इन स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स में फेयरनेस और इक्विटी लाने के लिए बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पोर्ट्स में क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो एथलीट्स को उनकी फंक्शनल एबिलिटी और इम्पेयरमेंट के लेवल के हिसाब से ग्रुप करता है। इसका मेन मकसद ये है कि कंपटीशन फेयर और इक्विटेबल हो। पैरालंपिक और एडेप्टिव स्पोर्ट्स में क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए होता है ताकि एथलीट्स अपनी एबिलिटी के आधार पर जज किए जाएं, न कि अपनी इम्पेयरमेंट के आधार पर। इस प्रोसेस में एथलीट्स का फिजिकल, सेंसरी या इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट इवैल्यूएट किया जाता है और उनकी फंक्शनल एबिलिटी के हिसाब से उन्हें अलग अलग स्पोर्ट क्लासेस दी जाती हैं। इस प्रोसेस में मेडिकल असेसमेंट्स, फिजिकल असेसमेंट्स और टेक्निकल इवैल्यूएशंस जैसे कई स्टेप्स शामिल होते हैं। यह काम ट्रेन्ड क्लासिफायर्स करते हैं। क्लासिफिकेशन स्पोर्ट्स में फेयरनेस और इक्वल अपॉर्चुनिटीज को बढ़ावा देता है। जब एथलीट्स को सिमिलर इम्पेयरमेंट लेवल्स में ग्रुप किया जाता है तो वे अपनी एबिलिटीज को शो कर पाते हैं। पैरालंपिक्स में क्लासिफिकेशन। पैरालंपिक स्पोर्ट्स में क्लासिफिकेशन सिस्टम एथलीट्स को उनकी इम्पेयरमेंट के लेवल के हिसाब से ग्रुप करता है ताकि वे फेयर और इक्विटेबल तरीके से कॉम्पीट कर सकें। यह सिस्टम सुनिश्चित करता है कि एथलीट्स की परफॉर्मेंस को उनकी स्किल के आधार पर जज किया जाए, न कि उनकी इम्पेयरमेंट के एक्सटेंट पर। हर स्पोर्ट के लिए क्लासिफिकेशन सिस्टम अलग होता है। जैसे व्हीलचेयर बास्केटबॉल, इसमें प्लेयर्स को 1 से 4.5 पॉइंट्स मिलते हैं। ज्यादा इम्पेयरमेंट वाले प्लेयर्स को कम पॉइंट्स मिलते हैं और कम इम्पेयरमेंट वाले प्लेयर्स को ज्यादा। स्विमिंग, इसमें एथलीट्स को S1 से S14 तक क्लासिफाई किया जाता है। ज्यादा इम्पेयरमेंट वालों को कम नंबर्स मिलते हैं और कम इम्पेयरमेंट वालों को ज्यादा। एथलेटिक्स, इसमें क्लासिफिकेशन T या F11 से 64 तक होती है। T का मतलब ट्रैक है और F का मतलब फील्ड। विजुअल इम्पेयरमेंट वालों को कम नंबर्स मिलते हैं और फिजिकल इम्पेयरमेंट वालों को ज्यादा। कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजनिंग। डिविजनिंग एडेप्टिव स्पोर्ट्स में एक ऐसा प्रोसेस है जो एथलीट्स को उनकी एबिलिटी के आधार पर अलग अलग डिविजन्स में ग्रुप करता है। यह भी फेयर और इक्विटेबल कंपटीशन सुनिश्चित करता है। डिविजनिंग से एथलीट्स अपनी जैसी एबिलिटी वाले दूसरों के साथ कॉम्पीट कर पाते हैं। डिविजनिंग का प्रोसेस स्पोर्ट और कंपटीशन के लेवल के हिसाब से अलग हो सकता है। एक बार जब एथलीट्स को उनके डिवीजन में असाइन कर दिया जाता है तो वे दूसरों के साथ कॉम्पीट करते हैं जिनकी एबिलिटीज उनसे मिलती जुलती हैं। इससे कंपटीशन फेयर और एक्साइटिंग होता है। स्पेशल ओलंपिक्स में डिविजनिंग। स्पेशल ओलंपिक्स में डिविजनिंग का मकसद फेयरनेस, इंक्लूजन और स्पोर्ट्स का एंजॉयमेंट प्रमोट करना है। इससे सभी एबिलिटी लेवल्स के एथलीट्स को सेफ, फन और रिवॉर्डिंग तरीके से पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन और डिविजनिंग इन स्पोर्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन और डिविजनिंग के मीनिंग्स की। क्लासिफिकेशन एक सिस्टम है जो पारा स्पोर्ट्स यानी पैरालंपिक्स और बाकी डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स में यूज होता है ताकि कंपटीशन फेयर रहे। वहीं डिविजनिंग एक सिस्टम है जो स्पेशल ओलंपिक्स में यूज होता है, खासकर उन एथलीट्स के लिए जिनके पास इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज होती हैं। अब आते हैं पर्पसेस पर।
क्लासिफिकेशन का मकसद एथलीट्स को ग्रुप करना होता है उनके डिसेबिलिटी या इम्पेयरमेंट के टाइप और एक्सटेंट के हिसाब से, ताकि जीत स्किल, ट्रेनिंग और फिटनेस पर डिपेंड करे, न कि डिसेबिलिटी के लेवल पर। वहीं डिविजनिंग का मकसद एथलीट्स को ग्रुप करना है उनकी परफॉर्मेंस एबिलिटी के हिसाब से, न कि डिसेबिलिटी के टाइप पर। इससे होता यह है कि लगभग सेम एबिलिटी वाले एथलीट्स आपस में कॉम्पीट करते हैं, बेसिस पर नजर डालते हैं। क्लासिफिकेशन के दो आधार हैं। फर्स्ट इज मेडिकल बेसिस, यानी इम्पेयरमेंट का टाइप, जैसे विजुअल, फिजिकल या इंटेलेक्चुअल। एंड सेकेंड इज फंक्शनल बेसिस, यानी इम्पेयरमेंट किसी स्पेसिफिक स्पोर्ट में परफॉर्मेंस को कैसे अफेक्ट करता है। डिविजनिंग के भी दो आधार हैं। फर्स्ट इज प्रीलिमिनरी परफॉर्मेंस, जैसे टाइम ट्रायल्स, स्किल टेस्ट या स्कोर्स। एंड सेकेंड इज एज और जेंडर। इन शॉर्ट, क्लासिफिकेशन डिसेबिलिटी के टाइप और सेवेरिटी पर आधारित सिस्टम है और डिविजनिंग एबिलिटी या परफॉर्मेंस लेवल पर आधारित सिस्टम है। नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन इन स्पोर्ट्स। क्लासिफिकेशन की जरूरत इसलिए है ताकि अलग अलग टाइप और डिग्री की डिसेबिलिटीज वाले एथलीट्स के बीच कंपटीशन फेयर रहे। इससे अनफेयर एडवांटेज या डिसएडवांटेज जो इम्पेयरमेंट की सेवेरिटी की वजह से हो सकता है, वो हट जाता है। साथ ही ये सभी एथलीट्स को पार्टिसिपेशन की इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। क्लासिफिकेशन स्पोर्ट्स में जस्टिस और इक्विटी को प्रमोट करता है। यह एथलीट्स को मोटिवेट करता है कि वो डिसेबिलिटी डिफरेंस की चिंता छोड़कर सिर्फ ट्रेनिंग और स्किल पर फोकस करें। साथ ही यह पूरे सिस्टम को इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइज्ड और स्टैंडर्डाइज्ड बनाता है, जैसे कि पैरालंपिक्स में होता है। और जब एथलीट्स को पता होता है कि कंपटीशन फेयर है, तो उनका मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ता है। नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डिविजनिंग इन स्पोर्ट्स। इसकी जरूरत इसलिए है ताकि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वाले एथलीट्स को उनकी एबिलिटी और परफॉर्मेंस लेवल के हिसाब से ग्रुप किया जा सके। इससे हर एथलीट को कॉम्पीट करने और सक्सीड करने का मौका मिलता है, चाहे उनकी एबिलिटी कुछ भी हो। और इसका मकसद एलिमिनेशन नहीं, बल्कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन को एनकरेज करना है। डिविजनिंग कंपेटिटिव बैलेंस एंश्योर करता है, यानी सिमिलर एबिलिटी वाले एथलीट्स आपस में कॉम्पीट करते हैं। इससे एथलीट्स का सेल्फ एस्टीम और एंजॉयमेंट दोनों बढ़ता है, क्योंकि हर किसी को जीतने का फेयर चांस मिलता है। ये सोशल इंक्लूजन और एक्सेप्टेंस को भी प्रमोट करता है, मीनिंगफुल कंपटीशन के जरिए। प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इन स्पोर्ट्स। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी यानी आईपीसी ने एक सिस्टमैटिक प्रोसेस डिफाइन किया है ताकि डिसेबिलिटीज वाले एथलीट्स का पार्टिसिपेशन फेयर रहे। यह प्रोसेस आमतौर पर 3 मेन स्टेजेस में होता है। स्टेप 1 मेडिकल और फिजिकल असेसमेंट। इसमें एक मेडिकल पैनल या क्लासिफायर्स एथलीट को एग्जामिन करते हैं। वो चेक करते हैं इम्पेयरमेंट का टाइप क्या है, जैसे विजुअल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, लिम्ब डेफिशिएंसी, सेरिब्रल पॉल्जी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वगैरह। साथ ही मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स और हिस्ट्री को वेरीफाई किया जाता है। स्टेप 2 फंक्शनल असेसमेंट। यह एक स्पोर्ट स्पेसिफिक टेस्टिंग है। इसमें एथलीट अपने स्पोर्ट से जुड़ी स्पेसिफिक फिजिकल और टेक्निकल टास्क्स परफॉर्म करता है। क्लासिफायर्स ऑब्जर्व करते हैं कि इम्पेयरमेंट मूवमेंट, स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, विजन या दूसरी फंक्शंस को कैसे अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, स्विमिंग में क्लासिफायर्स आर्म और लेग मूवमेंट को पानी में टेस्ट करते हैं। एथलेटिक्स में रनिंग स्टाइल और लिम्ब यूज को ऑब्जर्व किया जाता है। स्टेप 3 ऑब्जर्वेशन इन कंपटीशन। अब एथलीट को रियल कंपटीशन में ऑब्जर्व किया जाता है। क्लासिफायर्स चेक करते हैं कि इनिशियल असेसमेंट एक्चुअल परफॉर्मेंस से मैच करता है या नहीं। जरूरत पड़ने पर कंपटीशन के बाद क्लास एडजस्ट भी की जा सकती है। फाइनल स्टेप एलोकेशन ऑफ स्पोर्ट्स क्लास। पूरे असेसमेंट के बाद एथलीट को एक स्पोर्ट क्लास दी जाती है, जैसे T11 to T13 फॉर विजुअली इम्पेयर्ड एथलीट्स या T42 to T47 फॉर एम्प्यूटीज। ध्यान रहे, हर स्पोर्ट का अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है, क्योंकि इम्पेयरमेंट का इफेक्ट हर स्पोर्ट में अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, एथलेटिक्स में अगर कोई एथलीट डबल बिलोनी एम्प्यूटी है तो उसे T44 में क्लासिफाई किया जा सकता है। लेकिन स्विमिंग में वही एथलीट अलग तरीके से क्लासिफाई होगा, जैसे S9, क्योंकि स्विमिंग में बॉडी फंक्शंस अलग तरह से काम करते हैं। प्रोसेस ऑफ डिविजनिंग इन स्पोर्ट्स। डिविजनिंग प्रोसेस आमतौर पर 5 स्टेप्स में होता है। स्टेप 1
रजिस्ट्रेशन एंड एलिजिबिलिटी चेक। सबसे पहले एथलीट्स इवेंट के लिए रजिस्टर होते हैं। फिर एज, जेंडर और एलिजिबिलिटी को स्पेशल ओलंपिक्स के रूल्स के हिसाब से कंफर्म किया जाता है। स्टेप 2, प्रीलिमिनरी इवेंट्स और असेसमेंट। मेन कंपटीशन से पहले एथलीट्स प्रीलिमिनरी राउंड्स, टाइम ट्रायल्स या स्किल टेस्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ उनकी परफॉर्मेंस लेवल्स मेजर की जाती है, जैसे स्पीड, स्कोर या स्किल एबिलिटी। स्टेप 3, ग्रुपिंग इनटू डिविजन्स। प्रीलिमिनरी रिजल्ट्स के आधार पर एथलीट्स को अलग अलग ग्रुप्स यानी डिविजन्स में बांटा जाता है। हर डिवीजन में आमतौर पर 3 से 8 एथलीट्स या टीम्स होते हैं। क्राइटेरिया जो ग्रुपिंग के लिए कंसिडर किए जाते हैं वे हैं एबिलिटी या परफॉर्मेंस लेवल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट इज एज ग्रुप, फेयरनेस के लिए, और जेंडर जहां एप्लीकेबल हो। स्टेप 4, फाइनल कंपटीशन विद इन डिविजन्स। अब एथलीट्स अपने अपने डिवीजन में ही कॉम्पीट करते हैं। इससे कंपटीशन क्लोज रहता है और एबिलिटी डिफरेंसेस बहुत छोटे रखे जाते हैं। स्टेप 5, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। हर डिवीजन के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्लेस के लिए अपने विनर्स होते हैं। साथ ही सभी पार्टिसिपेंट्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है, जिससे इंक्लूजन और अचीवमेंट की स्पिरिट और स्ट्रॉन्ग होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक 100 मीटर्स रेस में 20 एथलीट्स ने रजिस्टर किया। प्रीलिमिनरी हीट्स के बाद उनके टाइमिंग्स 14 सेकंड से 25 सेकंड्स तक आए। अब डिविजनिंग से ग्रुप्स ऐसे बनाए जा सकते हैं। डिवीजन 1 14 से 16 सेकंड्स रनर्स, डिवीजन 2 17 से 19 सेकंड्स रनर्स, डिवीजन 3 20 से 22 सेकंड्स रनर्स, डिवीजन 4 23 से 25 सेकंड्स रनर्स। हर ग्रुप अपने अपने मेडल्स के लिए सेपरेटली कॉम्पीट करेगा। मेन डिसेबिलिटी कैटेगरीज इन पैरालंपिक्स। पैरालंपिक्स में कुल 6 मुख्य कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट इज एम्प्यूटी। इस कैटेगरी को ए से डिनोट किया जाता है। ऐसे एथलीट्स जिनके एक या एक से ज्यादा लिम्स एक्सीडेंट, इलनेस या जन्म से नहीं है। एग्जाम्पल स्पोर्ट्स आर प्रोस्थेटिक लेग्स के साथ दौड़ना। सेकंड इज सेरिब्रल पॉल्जी। इस कैटेगरी को सीपी से डिनोट किया जाता है। ऐसे एथलीट्स जिनके दिमाग के इंजरी या डिसऑर्डर से मसल कोऑर्डिनेशन, बैलेंस या मूवमेंट प्रभावित होता है। एग्जाम्पल स्पोर्ट्स आर व्हीलचेयर रेसिंग, 7 a side फुटबॉल आदि। थर्ड इज विजुअल इम्पेयरमेंट। इस कैटेगरी को VI से डिनोट किया जाता है। ऐसे एथलीट्स जो पार्शियली या पूरी तरह ब्लाइंड है। एग्जाम्पल स्पोर्ट्स आर जूडो, गोल बॉल या एथलेटिक्स में ब्लाइंड रनर्स अपने गाइड के साथ दौड़ते हैं। फोर्थ इज स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। इस कैटेगरी को SCI से डिनोट किया जाता है। इन्हें व्हीलचेयर एथलीट्स भी कहते हैं। ऐसे खिलाड़ी जिन्हें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के कारण पैरालिसिस या मोबिलिटी इम्पेयरमेंट है। एग्जाम्पल स्पोर्ट्स आर व्हीलचेयर बास्केटबॉल, व्हीलचेयर टेनिस आदि। फिफ्थ इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इस कैटेगरी को ID से डिनोट किया जाता है। ऐसे एथलीट्स जिनमें इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और अडेप्टिव बिहेवियर में सिग्निफिकेंट लिमिटेशन होती है। एग्जाम्पल स्पोर्ट्स आर एथलेटिक्स, स्विमिंग और टेबल टेनिस में ID कैटेगरी के इवेंट्स। एंड सिक्स्थ इज लेस ऑटर्स। इस कैटेगरी को LA से डिनोट किया जाता है। फ्रेंच शब्द लेस ऑटर्स का मतलब है दी अदर्स, यानी अन्य प्रकार की शारीरिक विकलांगता। ऐसे एथलीट्स जो ऊपर दी गई कैटेगरीज में नहीं आते, लेकिन फिर भी किसी फिजिकल डिसेबिलिटी से प्रभावित हैं, जैसे ड्वार्फिज्म, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस आदि। स्पोर्ट स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन। हर पैरालंपिक स्पोर्ट का अपना अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस स्पोर्ट में इम्पेयरमेंट का क्या असर पड़ता है। डिविजनिंग कैटेगरीज इन स्पेशल ओलंपिक्स। डिविजनिंग कैटेगरीज 3 मुख्य फैक्टर्स पर आधारित होती है। फर्स्ट फैक्टर इज एज। एथलीट्स को उनकी उम्र के अनुसार ग्रुप किया जाता है ताकि फिजिकल मैच्योरिटी से कोई अनफेयर एडवांटेज न मिले। टिपिकल एज ग्रुप्स आर 8 to 11 years, 12 to 15 years, 16 to 21 years, 22 years and above। एग्जैक्ट एज रेंज स्पोर्ट के अनुसार बदल सकते हैं। सेकेंड फैक्टर इज जेंडर। मेल और फीमेल एथलीट्स को आम तौर पर अलग अलग डिविजन्स में रखा जाता है, जब तक कि कोई स्पोर्ट मिक्स्ड जेंडर पार्टिसिपेशन की अनुमति न दे। एंड लास्ट फैक्टर इज एबिलिटी और परफॉर्मेंस लेवल।
यह डिविजनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एथलीट्स को उनकी स्पोर्ट्स एबिलिटी या परफॉर्मेंस के अनुसार डिवाइड किया जाता है। नंबर ऑफ एथलीट्स पर डिवीजन। हर डिवीजन में आमतौर पर 3 से 8 एथलीट्स या टीम्स शामिल होती हैं, जिनकी एबिलिटी और परफॉर्मेंस लेवल लगभग समान हो। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि स्पोर्ट्स फॉर ऑल का असली मतलब क्या होता है? क्या हर किसी को खेलों में भाग लेने का बराबर मौका मिलता है, चाहे वो किसी भी एबिलिटी, जेंडर या बैकग्राउंड से हो? आज हम बात करेंगे इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स के बारे में। इसका मतलब क्या है, इसकी जरूरत क्यों है और इसे कैसे लागू किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स का मतलब है यह सुनिश्चित करना कि हर व्यक्ति को, फिर चाहे वह किसी भी रेस, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एज या डिसेबिलिटी से हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, प्रोग्राम्स और इवेंट्स में हिस्सा लेने का बराबर मौका मिले। इंक्लूजन का यह कंसेप्ट इस बिलीफ पर बेस्ड है कि हर किसी को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने का हक है, ताकि वे इससे मिलने वाले फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकें। इसका गोल एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जहां हर कोई वैल्यूड, रिस्पेक्टेड और सपोर्टेड महसूस करे। इसमें उन बैरियर्स को हटाना शामिल है जो कुछ ग्रुप्स को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से रोकते हैं, और दिव्यांगों या स्पेशल नीड्स वाले लोगों को सपोर्ट देना शामिल है। इंक्लूजन को कई तरीकों से हासिल किया जा सकता है, जैसे एक्सेसिबल फैसिलिटीज और इक्विपमेंट प्रोवाइड करके, सभी के लिए इंक्लूसिव और वेलकमिंग प्रोग्राम्स बनाकर, कोचेज और ऑफिशियल्स को इंक्लूजन के बारे में ट्रेनिंग और एजुकेशन देकर, डाइवर्सिटी और कल्चरल अवेयरनेस को बढ़ावा देकर, हर किसी को पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करके। अब जब हमें इंक्लूजन का मतलब समझ आ गया है, तो चलिए जानते हैं कि आखिर इंक्लूजन की जरूरत क्यों है। इंक्लूजन की जरूरत इसलिए है क्योंकि सभी को स्पोर्ट्स से मिलने वाले बेनिफिट्स तक इक्वल एक्सेस होना चाहिए। इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स सिर्फ फेयरनेस नहीं, बल्कि सोशल चेंज का पावरफुल टूल है। यह सिखाता है कि स्पोर्ट्स बिलोंग टू एवरीवन, नो मैटर हु दे आर और व्हाट देयर एबिलिटी इज। इसकी कुछ खास वजहें हैं। सबसे पहले है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। हर व्यक्ति को खेलों में भाग लेने का अधिकार है। इंक्लूजन यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति डिसेबिलिटी, जेंडर, कास्ट या सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड की वजह से एक्सक्लूड न हो। इससे फेयरनेस और जस्टिस बढ़ती है। नेक्स्ट इज फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ बेनिफिट्स। इंक्लूसिव स्पोर्ट्स में भाग लेने से हर व्यक्ति को फिजिकल फिटनेस के लाभ मिलते हैं, जैसे मस्कुलर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन में सुधार होता है। ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी लाइफस्टाइल डिजीजेस से बचाव होता है। कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस और ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ती है। इसलिए इंक्लूजन से सिर्फ पार्टिसिपेशन नहीं, बल्कि बेटर हेल्थ फॉर ऑल भी पॉसिबल होती है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स। इंक्लूसिव स्पोर्ट्स से टीम वर्क, कोऑपरेशन, रिस्पेक्ट, एम्पैथी और कम्युनिकेशन जैसे सोशल स्किल्स विकसित होते हैं। बच्चे सीखते हैं कि अलग अलग एबिलिटीज वाले साथियों के साथ कैसे मिलकर खेला जाए। नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस। जब हर व्यक्ति को खेल में भाग लेने का मौका मिलता है, तो वह खुद को वैल्यूड और एक्सेप्टेड महसूस करता है। इससे सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, खासकर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज या मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड्स के लिए। नेक्स्ट इज प्रमोट्स सोशल इंटीग्रेशन। इंक्लूजन बैरियर्स को तोड़ता है और यूनिटी इन डाइवर्सिटी का संदेश देता है। इससे समाज में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और सोशल हार्मनी बढ़ती है। नेक्स्ट इज एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। इंक्लूसिव स्पोर्ट्स बच्चों को सिखाते हैं कि सक्सेस केवल जीतना नहीं, बल्कि पार्टिसिपेशन और एफर्ट में भी होती है। इससे मेंटल हेल्थ, फोकस और डिसिप्लिन में सुधार होता है। नेक्स्ट इज टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट। जब सभी को मौका मिलता है, तो छुपी हुई स्पोर्ट्स टैलेंट भी सामने आती है। इंक्लूजन हेल्प्स इन फाइंडिंग पोटेंशियल एथलीट्स फ्रॉम एवरी बैकग्राउंड। नेक्स्ट इज प्रमोट्स पॉजिटिव एटीट्यूड इन सोसाइटी। इंक्लूजन समाज को सिखाता है कि डिफरेंसेस कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि स्ट्रेंथ और डाइवर्सिटी का प्रतीक है। यह एक एक्सेप्टिंग और कंपैशनेट सोसाइटी बनाने में मदद करता है। एंड लास्ट इज फुलफिल्स ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस।
स्पोर्ट्स में इंक्लूजन यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज अंक्रिप्ट और राइट टू पार्टिसिपेशन जैसे मानव अधिकारों को सपोर्ट करता है। यह एक जस्ट और इक्विटेबल सिस्टम बनाने का हिस्सा है। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो। तो अब हमने देखा कि इंक्लूजन इतना जरूरी क्यों है, लेकिन सवाल यह है कि इसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, यानी हम अपने खेलों को कैसे और ज्यादा इंक्लूसिव बना सकते हैं ताकि हर कोई इसमें शामिल हो सके। इंक्लूजन को लागू करने के लिए फिजिकल, सोशल और एटीट्यूडनल बैरियर्स को हटाना जरूरी है। इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज हैं। इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स का अल्टीमेट गोल है स्पोर्ट्स फॉर ऑल। जब हर व्यक्ति को खेलों में समान अवसर, सम्मान और बिलोंगिंग का एहसास मिलता है, तभी ट्रू इंक्लूजन पॉसिबल होता है। इसका मकसद है कि कोई भी व्यक्ति एक्सक्लूडेड या डिस्क्रिमिनेटेड महसूस न करे। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इंक्लूजन को स्पोर्ट्स में कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सबसे पहले है अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन, यानी अवेयरनेस क्रिएट करना कि हर व्यक्ति का खेलों में हिस्सा लेना जरूरी है। कोचेस, टीचर्स और एथलीट्स को इंक्लूसिव बिहेवियर सिखाया जाए। वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के जरिए डिसेबिलिटी अवेयरनेस, जेंडर इक्वालिटी और रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी पर ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट इज मॉडिफाइड रूल्स और इक्विपमेंट। हर व्यक्ति को खेल में शामिल करने के लिए जरूरी है कि खेल के रूल्स और इक्विपमेंट को फ्लेक्सिबल बनाया जाए। एग्जाम्पल, व्हीलचेयर बास्केटबॉल में व्हीलचेयर्स का उपयोग या असिस्टिव डिवाइसेस जैसे हियरिंग एड्स, प्रोस्थेटिक्स आदि को अलाउ करना। नेक्स्ट इज एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज सभी के लिए फिजिकली एक्सेसिबल होने चाहिए। स्टेडियम्स, प्लेग्राउंड्स, टॉयलेट्स, चेंजिंग रूम्स और सीटिंग एरियाज को बैरियर फ्री डिजाइन से बनाया जाए। रैम्प्स, हैंड रेल्स और वाइड डोरवेज इंश्योर करें ताकि व्हीलचेयर यूजर्स भी आसानी से एक्सेस कर सकें। नेक्स्ट इज इंक्लूसिव कोचिंग प्रैक्टिसेस। कोचेस का एटीट्यूड बहुत बड़ा रोल निभाता है। कोचेस को इंडिविजुअल डिफरेंसेस समझने की ट्रेनिंग दी जाए। हर एथलीट के स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस को ध्यान में रखकर प्रैक्टिस प्लान बनाया जाए। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और टीम स्पिरिट को बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट इज इक्वल अपॉर्चुनिटी इन कंपटीशन। कॉम्पिटिशन्स को भी इंक्लूसिव बनाया जाए ताकि हर एथलीट को मौका मिले। यूनिफाइड स्पोर्ट्स जैसे प्रोग्राम्स लागू करें जहां एथलीट्स विद एंड विदाउट डिसेबिलिटीज साथ में खेलें। जेंडर न्यूट्रल इवेंट्स और एज फ्लेक्सिबल पार्टिसिपेशन रूल्स बनाएं। नेक्स्ट इज पॉलिसी सपोर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन। इंक्लूजन तभी पॉसिबल है जब पॉलिसीज और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर सपोर्ट मिले। स्कूल्स, कॉलेजेस और स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस को इंक्लूसिव स्पोर्ट्स पॉलिसी अपनानी चाहिए। गवर्नमेंट और एनजीओस को मिलकर फंडिंग, स्कॉलरशिप्स और रिकॉग्निशन के अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट इज कम्युनिटी एंड पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। कम्युनिटी और पेरेंट्स का कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। पेरेंट्स को मोटिवेट करें कि वे अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में भाग लेने के लिए एनकरेज करें, चाहे उनकी एबिलिटी कुछ भी हो। कम्युनिटी इवेंट्स और अवेयरनेस ड्राइव्स इंक्लूजन को बढ़ावा देते हैं। एंड लास्ट इज सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी। इंक्लूजन सिर्फ पार्टिसिपेशन नहीं, बल्कि डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने की भावना है। डिफरेंट एबिलिटीज, कल्चर्स और एक्सपीरियंसेस को पॉजिटिव एसेट की तरह देखें। इंक्लूसिव इवेंट्स, स्पोर्ट्स डेज और फेस्टिवल्स में सभी का रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करें। इन तरीकों को अपनाकर हम एक ऐसा स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट बना सकते हैं जो ज्यादा इंक्लूसिव और इक्विटेबल हो। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। क्या आपको पता है कि फिजिकल एक्टिविटीज स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए सिर्फ बॉडी फिट रखने के लिए नहीं होती, बल्कि ये एक थेरेपी की तरह काम करती है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के बारे में, यानी कैसे सिंपल एक्सरसाइजेज और गेम्स उनके हेल्थ, कॉन्फिडेंस और सोशल लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट, टीचर या पेरेंट हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर बच्चे को स्पोर्ट्स से मिलने वाले एक्सरसाइज, एनर्जी रिलीज और प्योर एंजॉयमेंट का फायदा होता है, और इसमें स्पेशल नीड्स वाले बच्चे भी शामिल हैं।
स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इससे रिलेशनशिप बिल्डिंग और टीम वर्क जैसी स्किल्स भी बेहतर होती हैं, जो आजकल के बच्चों में एक आम प्रॉब्लम है। स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को अपनी एक्टिविटीज में थोड़ी मदद और गाइडेंस की जरूरत होती है। उनके लिए फिजिकल एक्टिविटीज के कुछ और फायदे भी हैं, जैसे सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल बेनिफिट्स की, यानी शारीरिक रूप से फिजिकल एक्टिविटीज बच्चों की कैसे मदद करती हैं। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से बच्चों की मस्कुलर स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। वे अपने डेली टास्क जैसे चलना, उठना या खेलना ज्यादा आसानी से कर पाते हैं। इसके साथ ही उनकी मोटर स्किल्स जैसे बैलेंसिंग, कैचिंग और कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होती हैं। योगा, स्विमिंग या सिंपल मूवमेंट गेम्स पोस्चर और बैलेंस को बेहतर बनाते हैं, जिससे चोट लगने का खतरा कम होता है। और सबसे बड़ा फायदा ये ओबेसिटी, डायबिटीज जैसी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स से भी बचाव करती है। यानी इंक्लूजन से सिर्फ पार्टिसिपेशन नहीं, बल्कि बेटर हेल्थ फॉर ऑल पॉसिबल है। अब बात करते हैं मन और भावनाओं की, यानी साइकोलॉजिकल और इमोशनल बेनिफिट्स की। फिजिकल एक्टिविटीज बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बढ़ाती है। जब वो किसी एक्टिविटी में परफॉर्म करते हैं तो उन्हें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस होती है। ये एक्टिविटी स्ट्रेस, एंजाइटी और हाइपर एक्टिविटी को कम करती है, क्योंकि एक्सरसाइज से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और साथ ही उनका फोकस और कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होता है, जो उनकी पढ़ाई में भी मदद करता है। अब चलते हैं तीसरे हिस्से की ओर, यानी सोशल बेनिफिट्स की बात करते हैं, जो शायद सबसे दिल को छू लेने वाले हैं। जब स्पेशल नीड्स वाले बच्चे दूसरों के साथ खेलते हैं तो वे टीम वर्क, शेयरिंग और कोऑपरेशन जैसी सोशल स्किल्स सीखते हैं। ग्रुप एक्टिविटीज उन्हें कम्युनिकेशन सिखाती हैं और नए दोस्त बनाने का मौका देती हैं। सबसे खास बात, ये एक्टिविटीज इंक्लूजन और एक्सेप्टेंस को बढ़ावा देती हैं। यानी बच्चे समझते हैं कि हर किसी की एबिलिटी अलग होती है, पर सबके पास कुछ ना कुछ खास जरूर होता है। अब जानते हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज बच्चों की सोच और व्यवहार को कैसे प्रभावित करती हैं, यानी कॉग्निटिव और बिहेवियरल बेनिफिट्स। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ती है, जिससे लर्निंग और मेमोरी बेहतर होती है। बच्चे ज्यादा फोकस्ड और डिसिप्लिन बनते हैं। एक्सरसाइज उन्हें रूटीन, पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल सिखाती है, जो उनके ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत मददगार होती है। और अब बात करते हैं सबसे बड़े असर की, यानी कि ये सारी एक्टिविटीज मिलकर स्पेशल नीड्स वाले बच्चों की लाइफ क्वालिटी को कैसे बदल देती हैं। फिजिकल एक्टिविटीज बच्चों में इंडिपेंडेंस, हैप्पीनेस और सेंस ऑफ बिलोंगिंग बढ़ाती है। वे खुद को सोसाइटी का एक एक्टिव और वैल्यूएबल हिस्सा महसूस करते हैं। और यही तो इंक्लूजन का असली मतलब है, सबको बराबर मौका देना, ताकि हर बच्चा अपनी एबिलिटी के हिसाब से ग्रो कर सके। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, बल्कि एक पावरफुल टूल है, जो बॉडी, माइंड और हार्ट तीनों को मजबूत बनाती है। हर बच्चा स्पेशल है और हर बच्चे को एक्टिव रहने का हक है। लेट्स मेक आवर क्लासरूम्स एंड प्लेग्राउंड्स ट्रूली इंक्लूसिव, जहां हर कोई खेल सके, सीख सके और मुस्कुरा सके। क्या आपको पता है कि लगभग 90% डिसेबल्ड लोग फिजिकल एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लेते? इसकी कई वजहें हैं, जैसे सुविधाओं की कमी और पॉलिटिकल इंटरेस्ट का न होना। हाल ही में पारा स्पोर्ट्स में लोगों की बढ़ती भागीदारी और एथलीट्स की उपलब्धियों ने इसे एक नेशनल इंटरेस्ट का मुद्दा बना दिया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटीज को एक्सेसिबल और इंक्लूसिव बना सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे टॉपिक से जो हर फिजिकल एजुकेशन टीचर, पेरेंट और कोच के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले है इंडिविजुअल एबिलिटी के हिसाब से एक्टिविटी। इंक्लूजन सिर्फ सबको साथ खेलने की बात नहीं है, बल्कि हर किसी को उसके एबिलिटी के हिसाब से खेलने का अवसर देना है। हर बच्चा अलग होता है और उसकी नीड्स भी, इसलिए एक्टिविटीज को इंडिविजुअल एबिलिटी और टाइप ऑफ डिसेबिलिटी के अनुसार डिजाइन करना चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी बच्चे को हियरिंग डिफिकल्टी है तो उसे विजुअल क्यूज दिए जा सकते हैं, और किसी को मूवमेंट इशू है तो एक्टिविटी का टेम्पो या इंटेंसिटी एडजस्ट किया जा सकता है।
इससे हर बच्चा अपनी पेस पर परफॉर्म कर पाएगा और सफलता का अनुभव कर सकेगा। नेक्स्ट इज मॉडिफाइड इक्विपमेंट। इंक्लूसिव स्पोर्ट्स का एक मुख्य हिस्सा है मॉडिफाइड इक्विपमेंट। इक्विपमेंट को बच्चों की जरूरतों और कंफर्ट लेवल के हिसाब से डिजाइन किया जाना चाहिए, जैसे लार्जर बॉल्स फॉर बेटर ग्रिप, लाइटर बैट्स, एडजस्टेबल हाइट नेट्स या स्पेशली डिजाइन्ड व्हीलचेयर्स। जब बच्चे अपने लिए सही टूल्स के साथ खेलते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट दोनों बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मॉडिफाइड और सिंपल रूल्स। स्पोर्ट्स रूल्स हमेशा रिजिड नहीं होने चाहिए, क्योंकि इंक्लूजन का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी। रूल्स को बच्चे की एबिलिटी के अनुसार सिंप्लीफाई या मॉडिफाई करना चाहिए ताकि सेफ्टी बनी रहे और एंजॉयमेंट भी। उदाहरण के लिए टाइम लिमिट्स बढ़ाना, स्मॉलर प्लेइंग एरिया या एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स देना। इससे बच्चे प्रेशर में नहीं आते और पार्टिसिपेशन का मजा ले पाते हैं। द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज मोटिवेटिंग CWS इन स्टूडेंट्स। मोटिवेशन हर लर्नर के लिए एनर्जी का सोर्स है और स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए तो ये और भी जरूरी है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जैसे मेडल्स, अपलॉस और रिवॉर्ड्स उन्हें इंस्पायर करते हैं, और इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी खुद को बेहतर साबित करने की भावना उन्हें आगे बढ़ाती है। कोच और टीचर्स को हमेशा पॉजिटिव फीडबैक देना चाहिए ताकि बच्चे आई कैन डू इट महसूस करें। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी कुड बी प्रॉपर टेक्निक्स के साथ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग तभी इफेक्टिव होती है जब टेक्निक सही हो। स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को ऐसे कोचेस की गाइडेंस मिलनी चाहिए जो अडैप्टिव मेथड्स जानते हों। फ्रेंडली प्रोग्राम्स और सेफ प्रैक्टिसेस उन्हें कंफर्ट जोन से बाहर आने में मदद करते हैं। आपको पता है कि क्राउड सपोर्ट भी एक पावरफुल मोटिवेटर होता है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज स्पेक्टेटर्स सपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर डिसेबल्ड स्पोर्ट्स इवेंट्स का आयोजन होना चाहिए। जब ऑडियंस इन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस देखती है तो सोशल एक्सेप्टेंस और मोटिवेशन दोनों बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सपोर्टिव एनवायरनमेंट। एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट ही असली इंक्लूजन की पहचान है। ऐसा एनवायरनमेंट जहां बच्चे रिस्पेक्टेड, वैल्यूड और सेफ महसूस करें। टीचर्स, पीयर्स और पेरेंट्स सबको मिलकर एक पॉजिटिव, एनकरेजिंग एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए, क्योंकि जब एनवायरनमेंट सपोर्टिव होता है तो डेवलपमेंट अपने आप होता है। द नेक्स्ट थिंग वी कैन डू इज प्रोवाइड एक्सपर्ट सुपरविजन। स्कूल्स और कॉलेजेस में ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स होने चाहिए जो फिजिकल एक्टिविटीज को सुपरवाइज करें। एक्सपर्ट्स बच्चों की एबिलिटीज के अनुसार प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर मॉडिफिकेशन सजेस्ट कर सकते हैं। ये एंश्योर करता है कि एक्टिविटीज सेफ, साइंटिफिक और स्टूडेंट फ्रेंडली रहें। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज एलोकेट स्पेसिफाइड बजट। इंक्लूजन सिर्फ सोचने से नहीं, इन्वेस्ट करने से आता है। गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस को एक स्पेसिफाइड बजट एलोकेट करना चाहिए ताकि एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स इंप्रूव हों और नए प्रोग्राम्स शुरू किए जा सकें। प्रॉपर फंडिंग लीड्स टू बेटर फैसिलिटीज व्हिच फर्दर लीड्स टू बेटर पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च से ही पता चलता है कि कौन सी एक्टिविटीज, कौन से प्रोग्राम्स सबसे इफेक्टिव हैं। इसलिए एडेप्टिव स्पोर्ट्स में साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट को एनकरेज करना चाहिए ताकि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए एविडेंस बेस्ड अप्रोचेस मिल सकें। एंड द लास्ट स्ट्रैटेजी इज टू मेक न्यू गाइडलाइंस। गवर्नमेंट, स्कूल्स और प्राइवेट क्लब्स को मिलकर नई गाइडलाइंस बनानी चाहिए जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चों की पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दें। इंक्लूसिव पॉलिसीज और अवेयरनेस ड्राइव्स इंक्लूजन को ग्राउंड लेवल तक पहुंचाती है। पॉलिसीज ही वो फ्रेमवर्क है जो ड्रीम्स को रियलिटी बनाती हैं। तो दोस्तों, अगर हम इन स्ट्रैटेजीज को अपनाएं तो हम एक ऐसा एनवायरनमेंट बना सकते हैं जहां हर बच्चा खेल सके, सीख सके और मुस्कुरा सके। इंक्लूजन का असली मतलब यही है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल रिस्पेक्ट एंड इक्वल जॉय इन पार्टिसिपेशन। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल स्टडी फिजिकल एजुकेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंस्पायरिंग और एजुकेशनल टॉपिक के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप इम्प्लीमेंटिंग एंड कीप इम्प्रूविंग।